अध्याय 13 चीन और पश्चिमी शक्तियां। चीन की सैनिक दुर्बलता के कारण पश्चिम के देशों ने चीन में अपने प्रभाव का अत्यधिक विस्तार किया था। 1860 ईस्वी के बाद भी साम्राज्यवादी शक्तियां चीन में प्रयासरत थीं। उत्तरी एशिया में रूस तीव्र गति से अपने साम्राज्य विस्तार में संलग्न था, जिसके कारण उसकी दक्षिण पश्चिमी सीमा चीन के दिव्य साम्राज्य को छूने लगी थी। पश्चिम के अन्य कई देशों ने भी प्रशांत महासागर के विभिन्न द्वीपों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सखालीन व कुरील पर रूस व जापान का संयुक्त अधिकार स्थापित था। 1875 ईस्वी में रूस और जापान के मध्य एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार जापान ने कुरील पर तथा रूस ने सखालीन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। सामरिक दृष्टि से कुरील का प्रशांत महासागर में अत्यधिक महत्व था, जिसके कारण प्रशांत महासागर में जापान की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। जापान का समुराई वर्ग अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण पश्चिमी राष्ट्रों के समान चीन में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कूद पड़ा था। जापान का रियुकू अर्थात ल्यूचियू द्वीप समूह पर आधिपत्य। प्रशांत महासागर में दक्षिणी जापान से फारसोमा तक फैले इस द्वीप पर 14वीं शताब्दी से चीन का प्रभुत्व था। यहाँ अधिकतर जनता जापानी थी। 1860 ईस्वी के बाद पश्चिम की अनेक शक्तियों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया और जापानी सत्सुमा दाइम्पो के आक्रमण के परिणाम स्वरूप इस द्वीप ने जापान को कर भेजना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी तक आते आते इस द्वीप पर चीन और जापान दोनों का आधिपत्य हो गया था। 1871 ईस्वी में रियुकू द्वीप का एक जहाज फारसोमा के किनारे से टकराकर नष्ट हो गया और फारसोमा के आदिवासियों ने रियुकू के जहाज के कुछ नाविकों की हत्या कर दी। चूँकि रियुकू निवासी जापानी मूल के व्यक्ति थे, अतः जापान ने चीन को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया और क्षतिपूर्ति की मांग की। चीन ने फार्मोसा के आदिवासियों द्वारा उठाए गए इस कदम का दायित्व ग्रहण करने से इनकार कर दिया। फलतः जापान ने 1874 ईस्वी में एक सैनिक अभियान फारसोमा के विरुद्ध भेजा और फारसोमा के कुछ हिस्से पर जापान ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिससे चीन की सरकार को अत्यधिक चिंता होने लगी। वो फारसोमा पर अपने अधिकार को बनाए रखना चाहता था। दोनों देशों में तनाव बढ़ जाने के कारण युद्ध की संभावना प्रबल हो गई, किंतु ब्रिटेन की मध्यस्थता से दोनों देश युद्ध की सीमा से वापस लौट आए और दोनों देशों में परस्पर संधि हो गई, जिसके अनुसार चीन ने मृतक नाविकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति देने का वचन दिया। माइकल और टेलर ने लिखा है, इस समझौते का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग ये है कि इसके द्वारा रियू द्वीप पर जापान का निर्विवाद एकाधिकार स्थापित हो गया। कुरील और रियुकू द्वीप की प्राप्ति से जापान का साहस बढ़ गया और पश्चिमी देशों के साथ साथ वो भी चीनी साम्राज्य की लूट में सम्मिलित हो गया। पृष्ठ 165। कोरिया की समस्या। भौगोलिक दृष्टि से कोरिया का अत्यंत महत्व था। वो चीन व जापान के मध्य स्थित था, अतः कोरिया के प्रश्न पर चीन व जापान के मध्य होने वाले संघर्ष का विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। प्राचीन काल से जापान का चीन से संबंध कोरिया के माध्यम से ही रहा है। जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश कोरिया के द्वारा ही हुआ। जब चंगेज खां और कुबलाई खां नामक मंगोल सरदारों की सेनाओं ने मंचूरिया होते हुए चीन पर आक्रमण किया, उस समय कोरिया पर चीन का आधिपत्य था। मंगोल सरदार कोरिया को आधार बनाकर जापान पर आक्रमण करने के इच्छुक थे। 19वीं शताब्दी में कोरिया के भौगोलिक महत्व में और अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि उसके उत्तरी भाग पर रूस ने अपना अधिकार जमा लिया था। साइबेरिया पर रूसी अधिकार के बाद कोरिया 3 महाशक्तिशाली राज्यों रूस, जापान और चीन से घिर गया था। परंतु राजनीतिक दृष्टि से कोरिया अपने आप को चीन के अधीन मानता था, भले ही उसका राजा स्वतंत्र रूप से अपने देश पर शासन करता था। जब कभी कोरिया की गद्दी पर कोई नया राजा आसीन होता था, तो वो चीन के सम्राट की पूर्व अनुमति प्राप्त करता था। कोरिया के शासक समय समय पर चीन के सम्राट की सेवा में भेंट व उपहार भेजा करते थे और विशेष अवसर पर स्वयं कोरिया का राजा अथवा उसका कोई प्रतिनिधि चीन की राजधानी पिकिंग के राज दरबार में उपस्थित हुआ करता था। चीन कोरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था और न ही उसकी विदेश नीति में उसकी कोई रुचि थी। पाश्चात्य देशों ने एशिया के विभिन्न प्रदेशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद अपना ध्यान कोरिया की ओर केंद्रित किया। धर्म प्रचारकों के दल धीरे धीरे कोरिया में प्रवेश करने लगे, जो मुख्य रूप से फ्रांसीसी थे। 1806 ईस्वी में कुछ फ्रांसीसी पादरियों की कोरिया में हत्या कर दी गई, जिसके कारण फ्रांस ने अपना एक बड़ा जहाजी बेड़ा कोरिया के बंदरगाह पर भेज दिया।
फ्रांस की सरकार पादरियों की हत्या की क्षतिपूर्ति चाहती थी और साथ ही व्यापारिक सुविधाओं की भी इच्छुक थी, किंतु उसे अपने मंतव्य में सफलता नहीं मिली। इसी समय कोरिया में प्रवेश हेतु अमेरिका ने प्रयास किया, किंतु वो भी अपने ध्येय में असफल रहा और 1871 ईस्वी में अमेरिका का जहाजी बेड़ा निराश होकर वापस अमेरिका चला गया। 1875 ईस्वी में जापान के जहाजी बेड़े के कोरिया पहुंचने पर कोरिया की सेना ने उस पर गोलीबारी की, क्योंकि वे किसी विदेशी राज्य के संपर्क को सहन नहीं करते थे। इससे जापान में भयंकर प्रतिक्रिया हुई और जनसाधारण कोरिया से युद्ध किए जाने की मांग करने लगा, किंतु जापान ने युद्ध प्रारंभ करने के स्थान पर अपना एक विशिष्ट मंडल कोरिया भेज दिया और उसके माध्यम से कोरिया की सरकार को एक व्यापारिक संधि करने के लिए प्रेरित किया। 1876 ईस्वी में जापानी दूत मंडल कोरिया के साथ संधि करने में सफल रहा, जिसकी शर्तों के अनुसार कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई, किंतु कोरिया ने जापान को सेउल आदि कोरियन बंदरगाहों से व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही जापानी व्यापारियों को ये भी सुविधा प्रदान की गई कि कोरिया बंदरगाहों में आवास के दौरान वे कोरिया के कानून और अदालतों के प्रभुत्व से अलग माने जाएंगे। इस प्रकार जापान में एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की उस पद्धति का प्रारंभ हो गया जिसका वो स्वयं विरोधी था और जिसके कारण पाश्चात्य देशों से संघर्ष करने के लिए भी तत्पर था। कालांतर में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, रूस और फ्रांस ने भी कोरिया से इस प्रकार की संधियां की। पृष्ठ 166। विदेशियों से व्यापार के लिए कोरिया के द्वार अब पूरी तरह उन्मुख हो गए थे और संधियों से बंधे होने के कारण अब वो विदेशों के संपर्क से वंचित भी नहीं रह सकता था। जापान के शिष्टमंडल पर आक्रमण। विदेशियों के साथ बढ़ते हुए संबंधों के कारण कोरिया के लोग असंतुष्ट थे। कोरिया का शासक विदेशों से घनिष्ठ संपर्क बनाना चाहता था, किंतु राज्य में एक दल ऐसा भी था जो विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व का कट्टर विरोधी था। दैवयोग से 1881 ईस्वी में कोरिया में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे जनता के कष्टों में वृद्धि हुई और वे विदेशियों को इसके लिए उत्तरदायी मानने लगे। अतः कुछ असंतुष्ट कोरिया वासियों ने कोरिया की राजधानी में स्थित जापान के शिष्टमंडल पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कई जापानी मारे गए। अतः जापान की सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक सैनिक दस्ता सेउल भेज दिया और कोरिया सरकार को क्षतिपूर्ति के लिए विवश किया। दुर्बल व असहाय कोरिया को शक्तिशाली जापान के सम्मुख झुकना पड़ा और उसने 4 लाख येन क्षतिपूर्ति के रूप में जापान को अदा किए। फिर भी जापान को संतोष नहीं हुआ, अतः उसने कोरिया पर दबाव डालकर उससे कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के साथ साथ एक जापानी सेना सेउल में रखने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। चीन की प्रतिक्रिया। विदेशी शक्तियां और जापान जिस प्रकार चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे, उससे चीन का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। अतः युआन शिकाई के नेतृत्व में उसने एक सेना कोरिया में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजी। इस प्रकार चीन ने भी कोरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अपने दावे को प्रस्तुत किया। जापान की एक सेना पहले ही कोरिया में स्थित थी, अतः दोनों सेनाओं में संघर्ष की संभावना अत्यंत प्रबल हो गई। कोरिया में पहले से ही 2 परस्पर विरोधी दल विद्यमान थे, जिनका विदेशियों के प्रति दृष्टिकोण भिन्न भिन्न था। 1884 ईस्वी में कोरिया में विद्यमान चीन व जापान की सेना में संघर्ष हो गया, किंतु परिस्थिति ने भयंकर रूप धारण नहीं किया और दोनों देशों में एक समझौता हो गया। टिटसीन का समझौता। 1 जनवरी 1885 ईस्वी को चीन और जापान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके युद्ध बंद कर दिया। इस समझौते के अनुसार कोरिया ने आक्रमणकारियों को दंड देना स्वीकार कर लिया और $30,000 क्षतिपूर्ति के रूप में जापान को अदा किए। साथ ही उसने जापानी दूतावास के सैनिकों के लिए अपने खर्चे पर बैरकें बनवाना भी स्वीकार कर लिया। चीन जापान समझौता। 1885 ईस्वी के समझौते के बाद भी चीन और जापान के आंतरिक विरोध समाप्त नहीं हुए। इस समय तक जापान की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो चुकी थी और पाश्चात्य देशों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि की तरह वो भी साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन करने के लिए तत्पर था। वो चीन को अपनी साम्राज्यवादी नीति की तुष्टि के लिए बिल्कुल अनुकूल अनुभव करता था। जापान इस तथ्य से भी भली भांति अवगत था कि चीन का बाह्य आकार भले ही विशाल है, किंतु उसकी आंतरिक दशा निर्बल है और उसकी सैनिक शक्ति खोखली है। चीन में प्रवेश के लिए सर्वाधिक सरल मार्ग कोरिया होकर जाता था और कोरिया में ऐसा एक दल भी था जो चीन जैसे दुर्बल देश के नेतृत्व में रहने के स्थान पर जापान जैसे शक्तिशाली देश की अधीनता का पक्षपाती था। अतः चीन और जापान के मध्य कोरिया के प्रश्न पर संघर्ष अत्यंत आवश्यक था। पृष्ठ 167। चीन जापान युद्ध 1894-95 ईस्वी। 19वीं शताब्दी में जापान में
चहुमुखी विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप उसकी समृद्धि और साधन दोनों में प्रगति हुई थी, जिसके कारण वो अपनी तुलना पश्चिम के शक्तिशाली देशों में करने लगा और उन्हीं के समान साम्राज्यवादी नीति को अपनाने का इच्छुक था। जापान की दृष्टि में कोरिया का अत्यधिक महत्व था, क्योंकि उसी के माध्यम से वो चीन में अपने साम्राज्यवादी पंखों को फैला सकता था। साथ ही रूस के कोरिया में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए वो वहां अपना प्रभुत्व स्थापित करने का इच्छुक था, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि दुर्बल चीन कोरिया की रूस से रक्षा नहीं कर सकेगा। दूसरी ओर चीन अपनी कमजोरियों से अवगत होने के बाद भी कोरिया पर अपने प्रभुत्व को छोड़ना नहीं चाहता था। अतः निम्नलिखित कारणों से दोनों देशों के मध्य युद्ध की ज्वाला भभक उठी। चीन जापान युद्ध के कारण। कोरिया की आंतरिक स्थिति। कोरिया एक निर्बल देश था। उसकी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। उसकी आय के साधन अत्यंत सीमित थे। वहाँ एक दलगत राजनीति का अत्यधिक प्रकोप था और वे अपने देश की सुरक्षा के लिए कदाचित एक नहीं थे। जापान और चीन दोनों कोरिया की इस दुर्बलता का लाभ उठाना चाहते थे। जापान अपने पड़ोसी कोरिया की दुर्बलता को अपने लिए हानिकारक समझता था और उसे भय था कि यदि किसी अन्य राष्ट्र ने उस पर अधिकार कर लिया तो ये जापान के लिए घातक होगा। चीन कोरिया पर अपने वंशानुगत अधिकार के कारण किसी अन्य शक्ति के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था। अतः चीन और जापान की महत्वाकांक्षाओं के कारण 1894-95 ईस्वी में दोनों देशों के मध्य युद्ध की ज्वाला धधक उठी। रूस का प्रवेश। उत्तरी एशिया में अपने पैर जमाने के बाद रूस दक्षिण की ओर लालचपूर्ण नेत्रों से देख रहा था और उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था जिसके अंतर्गत वो दक्षिण में भी अपना प्रसार कर सके। रूस की दक्षिण पूर्वी सीमा कोरिया से मिलती थी, इसलिए वो कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। कोरिया की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसने वहां रूसी अधिकारी नियुक्त किए ताकि उनके निर्देशन में कोरिया अपना सैनिक पुनर्गठन कर सके। बदले में कोरिया ने रूस के लजरफ का बंदरगाह प्रदान करके अपनी उदारता का परिचय दिया, जहां रूस के जहाज बिना किसी रुकावट के आ जा सकते थे। रूस के इस कार्य से कोरिया में उसका प्रभाव बढ़ने लगा था, जो जापान को कदाचित सहन नहीं था, क्योंकि वो स्वयं कोरिया की ओर उत्सुक दृष्टि से देख रहा था। वस्तुतः वो रूस के कोरिया में प्रवेश से पूर्व अपना वहां प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। जापान का आर्थिक हित। जापान अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कोरिया की ओर लालचपूर्ण नेत्रों से देख रहा था। जापान में औद्योगिक उन्नति अत्यंत तीव्र गति से हुई थी। वो ऐसे उपनिवेशों की खोज में था जहां वो अपने निर्मित माल को सुविधापूर्वक विक्रय करके समुचित लाभ कमा सके और साथ ही अपनी आवश्यकता अनुसार कच्चा माल कम मूल्यों पर प्राप्त कर सके। जापान को अपने इस उद्देश्य के लिए चीन और कोरिया सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होते थे। पृष्ठ 168। साथ ही जापान के लिए चीन का मार्ग कोरिया होकर जाता था, इसलिए कोरिया का महत्व जापान के लिए और भी अधिक था। अतः साम्राज्यवादी लिप्सा और आर्थिक उपलब्धियों की आशा से जापान कोरिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, जो चीन को सहन नहीं था। 1885 ईस्वी का चीन जापान समझौता। 1885 ईस्वी में चीन और जापान के मध्य हुए समझौते से चीन के राजनीतिज्ञ संतुष्ट नहीं थे। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने युद्ध न करके अपनी अपनी सेनाओं को कोरिया से हटा लेने का वचन दिया था, जिसमें कोरिया में जापान व चीन की स्थिति लगभग समान हो गई थी। परंतु चीन के राजनीतिज्ञ निरंतर इस बात पर बल दिया करते थे कि कोरिया चीनी साम्राज्य का एक अंग है और इसे अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में अपनी सेनाएं रख सके तथा कोरिया में किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर वहां हस्तक्षेप करके शांति और व्यवस्था बनाना भी उसी का दायित्व है। इस प्रकार धीरे धीरे चीन में 1885 ईस्वी के समझौते के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जापान में उसकी भिड़ंत होना लगभग अनिवार्य हो गया था। युद्ध का तात्कालिक कारण। 1895 में कोरिया में टोंगहाक नामक एक नवीन संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसका गठन चीन में पूर्व प्रचलित 3 धर्मों बौद्ध, ताओवाद एवं कन्फ्यूशियसवाद शिक्षाओं को मिलाकर किया गया था। टोंगहाक संप्रदाय के लोग विदेशियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनकी विरोधी भावनाओं की जानकारी उनके नेताओं के भाषणों एवं उनके भवनों पर लिखित विचारों से स्पष्ट होती थी। कोरिया की सरकार इस संप्रदाय को पसंद नहीं करती थी। उसने अपने एक आदेश के द्वारा इन धर्मों को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास किया था। 1883 ईस्वी में इस संप्रदाय के लोगों ने सरकार के पास एक प्रतिवेदन भेजकर उससे ये प्रार्थना की कि वो अपने उस आदेश को वापस ले ले, जिसके अंतर्गत उन पर धर्म प्रचार करने का प्रतिबंध लगाया गया है तथा अन्य संप्रदायों की भांति उनके प्रति भी
सहिष्णुता की नीति को अपनाए, किंतु कोरिया की सरकार ने उनकी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। फलतः कोरिया में स्थान स्थान पर विद्रोह और उपद्रव हुए। सरकार ने उपद्रवियों को दंड देने के लिए सेनाएं भेजी, किंतु सफलता नहीं मिली। फलतः कोरिया की सरकार ने चीनी सरकार से सहायता की याचना की। ली हुंग चांग के निर्देश पर चीन की 1500 सैनिकों की एक टुकड़ी कोरिया जा पहुंची। 1885 ईस्वी समझौते के अनुसार चीनी सेना से कोरिया भेजने की सूचना जापान को भी दे दी गई। जापान ने कोरिया की स्थिति की नाजुकता को अनुभव करते हुए अपनी एक विशाल सेना कोरिया की राजधानी सियोल भेज दी, क्योंकि वो कोरिया को कभी भी चीन का करद राज्य स्वीकार नहीं करता था। परंतु चीन और जापान की सेनाओं के सियोल पहुंचने से पूर्व ही कोरिया की सेना ने टोंगहाक विद्रोहियों को कुचल दिया। अतः इन सेनाओं की अब वहां कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु चीन ने उस समय तक कोरिया से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया जब तक जापान अपनी सेनाएं कोरिया से वापस नहीं बुलाएगा। सेनाओं की कोरिया से वापसी के संबंध में चीन और जापान के मध्य कोई समझौता न हो सकने के कारण दोनों देशों के मध्य युद्ध अनिवार्य हो गया था। जापान ने चीन के सम्मुख ये प्रस्ताव रखा कि दोनों के संयुक्त निरीक्षण में आर्थिक, प्रशासनिक और सैनिक सुधार कोरिया में किए जाएं, किंतु चीन द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिए जाने के कारण 1 अगस्त 1895 को जापान ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पृष्ठ 169। 1894-95 का युद्ध। चीन जापान युद्ध की घटनाओं ने संपूर्ण विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। जापान जैसे छोटे देश द्वारा चीन जैसे भीमकाय देश को ललकारने की यूरोप के विभिन्न देशों में आश्चर्य मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। यूरोप के देशों का अनुमान था कि जापान इस संघर्ष में बुरी तरह पराजित होगा, परंतु परिणाम आशा के विपरीत रहा। जापान की स्थल व थल सेना अत्यंत संगठित थी। उसके पास कई आधुनिक शस्त्र थे। अपने छोटे आकार और सीमित साधनों के बाद भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अवगत होने के कारण उसकी सैन्य शक्ति पर्याप्त सुदृढ़ थी। अतः उसने अत्यंत उत्साह से चीन के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया और चीन को कई स्थानों पर घुटने टेकने के लिए बाध्य किया। यलू नदी के उद्गम पर चीन का जहाजी बेड़ा पराजित हुआ, जिससे समुद्र पर जापान का आधिपत्य छा गया, जिसके कारण चीन जापान की सेनाओं के कोरिया में प्रवेश को नहीं रोक सका। कोरिया जापान का सामना करने में अपने आप को असक्षम महसूस करता था। अतः जापान ने सरलता से कोरिया की राजधानी सियोल पर अपना आधिपत्य स्थापित करके कोरिया के राजा को सामाजिक व आर्थिक सुधार करने के लिए विवश किया। कोरिया से जापान की विजेता सेना ने मंचूरिया की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर भी चीन की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब जापान बिना किसी रुकावट के चीन के मध्य देश पर आक्रमण कर सकता था। मंचूरिया सरकार ने युद्ध करना निरर्थक समझा और जापान से संधि वार्ता प्रारंभ की, जिसमें ली हांग चांग ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो चीन का एक प्रमुख राजनीतिज्ञ था और उत्तरी चीन में वायसराय था। कोरिया के संबंध में चीन ने जो नीति निर्धारित की थी, उसका निर्धारण ली ने ही किया था। ली के प्रयासों से संपन्न हुई संधि इतिहास में शिमोनोसेकी की संधि के नाम से जानी जाती है। शिमोनोसेकी की संधि। 1 माह की वार्ता के बाद 17 अप्रैल 1895 ईस्वी को दोनों युद्धरत देशों चीन व जापान के मध्य शिमोनोसेकी की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि की महत्वपूर्ण शर्तें इस प्रकार से थीं। नंबर 1, चीन ने कोरिया की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार किया। नंबर 2, फार्मोसा, पेस्काडीरस और दक्षिणी मंचूरिया के पूर्व का भाग जापान को मिला। नंबर 3, चीन ने जापान को 20 करोड़ तायल क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया। नंबर 4, चीन ने जापान को सर्वाधिक प्रिय देश के अधिकार अपनी भूमि पर प्रदान कर दिए। नंबर 5, चीन ने जापान के लिए 7 नए बंदरगाह खोलने का वचन दिया। नंबर 6, जब तक क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान न हो जाए अथवा व्यापारिक संधि के दायित्वों की पूर्ति न हो जाए, वी हाई वी के बंदरगाह पर जापान का अधिकार सुरक्षित किया गया। यूरोप के राष्ट्रों की प्रतिक्रिया। शिमोनोसेकी की संधि से एशिया महाद्वीप और यूरोप में जापान के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसमें यूरोप के विभिन्न देशों में प्रतिक्रिया हुई। लियोतुंग का प्रायद्वीप और पोर्ट आर्थर का बंदरगाह जापान को प्राप्त होने के कारण रूस को अत्यधिक निराशा हुई, क्योंकि इससे उसके कोरिया अथवा मंचूरिया की ओर बढ़ने के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न हो गई थी। पृष्ठ 170।
अब रूस के लिए ऐसा बंदरगाह प्राप्त करना कठिन हो गया था जिसका प्रयोग वो संपूर्ण वर्ष कर सकेगा। यूरोप की अन्य शक्तियों की भी ये मान्यता थी कि जापान द्वारा कोरिया पर अधिकार कर लेने के कारण शक्ति संतुलन का सिद्धांत भंग हो गया था। रूस चीन की अखंडता को बनाए रखना चाहता था, अतः उसने संधि की धाराओं व जापान के लिए लियोतुंग पर अधिकार का विरोध किया। 1893 ईस्वी में रूस और फ्रांस के मध्य संधि हो जाने से दोनों देशों के संबंध अत्यंत मधुर हो गए थे, जिसके कारण रूस ने हर क्षेत्र में फ्रांस का समर्थन किया। जर्मनी ने भी इस समय तक साम्राज्यवादी नीति को अपना लिया था, जिसके कारण उसने भी रूस व फ्रांस की नीति का समर्थन किया। अतः संधि के मात्र 6 दिन बाद ही 1895 ईस्वी में यूरोप की महाशक्तियों ने जापान को संयुक्त चुनौती दी, जिसमें ये उल्लेख किया गया कि लियोतुंग का प्रायद्वीप क्योंकि चीन के बिल्कुल समीप पड़ता है, अतः किसी अन्य देश को यह अधिकार नहीं है कि वो उस पर अधिकार करके किसी देश की राजधानी के लिए संकट प्रस्तुत करे। परिणामतः तीनों देशों ने अर्थात जर्मनी, फ्रांस और रूस ने जापान को ये सलाह दी कि वो लियोतुंग पर अपने अधिकार को त्याग दे। जर्मनी भी अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण फ्रांस और रूस से मिल गया था। जापान अकेला होने के कारण यूरोप के राज्यों से युद्ध नहीं करना चाहता था, अतः उसने यूरोप के संयुक्त राज्यों की इच्छा के सम्मुख सिर झुकाकर लियोतुंग पर अपना अधिकार त्याग दिया। चीन को इसके बदले में जापान को 3 करोड़ तायल अधिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने पड़े। चीन ने भी अपनी दुर्बल स्थिति के कारण महाशक्तियों के मध्य हुए इस समझौते को स्वीकार कर लिया। युद्ध के परिणाम। नंबर 1, पूर्वी एशिया के आधुनिक इतिहास में चीन जापान युद्ध अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ और इसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए। इस युद्ध ने मंच शासकों की सैनिक दुर्बलता का भांडाफोड़ दिया और जनता के इस विश्वास को बल मिला कि चीन के शासकों पर अब ईश्वरीय कृपा नहीं रही, क्योंकि दिव्य देश चीन जापान जैसे छोटे देश के सम्मुख घुटने टेकने के लिए विवश हो गया था। उनकी ये भी मान्यता थी कि चीन की पराजय का एक कारण ये भी है कि उसने कन्फ्यूशियस के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन करके आधुनिकीकरण की नीति को अपनाया था। नंबर 2, चीन के अधीनस्थ देशों में अंतिम देश कोरिया था। वो शिमोनोसेकी की संधि के परिणाम स्वरूप चीन के प्रभुत्व से मुक्त हो गया था। चीन की सरकार प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्ट और अयोग्य प्रमाणित हुई थी। केंद्रीय शासन की दुर्बलता के कारण प्रांतीय सेना ने उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था, जिससे चीन की दुर्बलता का ज्ञान संपूर्ण विश्व को हो गया था। नंबर 3, चीन जापान युद्ध से पूर्व भी विदेशी शक्तियां चीन का सम्मान करती थी, परंतु जापान से पराजित होने पर उसका आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में असम्मान हुआ था। नंबर 4, चीन में राष्ट्रीय चेतना का अभाव रहा, जिसके कारण वहां की जनता युद्ध के प्रति उदासीन बनी रही और पश्चिम के देशों ने चीन को अपने साम्राज्यवादी लिप्सा का शिकार बनाने का निश्चय किया। नंबर 5, जापान की शक्ति का लोहा स्थापित हो गया, क्योंकि उसने खुले मैदान में अपनी शक्ति और साहस से चीन जैसे विशाल देश को पराजित करके ये सिद्ध कर दिया कि वो युद्ध कला का एक सिद्धहस्त देश है और वो यूरोप के किसी भी राज्य की तुलना में कमजोर नहीं है। अतः उसने और अधिक उत्साह और आत्मविश्वास के साथ साम्राज्यवाद के क्षेत्र में पदार्पण किया। पृष्ठ 171। पूर्वी एशिया के आधुनिक इतिहास में चीन जापान का युद्ध एक निर्णायक घटना सिद्ध हुआ। इस घटना से प्रेरित होकर पश्चिम के देशों ने चीन को परस्पर बांटने का निश्चय किया। चीन की जापान द्वारा पराजय ने उसकी आंतरिक दुर्बलताओं को उजागर कर दिया और यूरोप के देशों को प्रेरित किया कि वे उसकी कमजोरियों का जितना हो सके लाभ उठाने की कोशिश करें। चीन जापान से घृणा करता था और उसे निम्न जाति के लोगों का देश कहता था, किंतु उसी के हाथों पराजित होने के कारण वो अपने आप को अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था। उसकी मनोस्थिति का लाभ उठाकर पश्चिम के देशों ने चीन के बंदर बांट में खुलकर भाग लिया। चीन का विभाजन। चीनी तरबूजे के बंटवारे में सभी देशों की रुचि थी और प्रत्येक देश उसका अधिक से अधिक भाग प्राप्त करने के लिए ललायत था। रूस ने जापान से लियोतुंग को चीन को दिलाकर सहज ही उसकी सहानुभूति प्राप्त कर ली थी और धीरे धीरे उसने उत्तर व पश्चिम में अपने प्रसार की योजनाएं बनाई। रूस ने चीन को ये भी आश्वासन दिया था कि भविष्य में वो चीन में जापान के प्रसार का विरोध करके उसकी रक्षा करेगा। रूस की शक्ति का विस्तार। 1896 ईस्वी में रूस के जार ने सिंहासनारोहण के समय चीन के ली हुंग चांग ने सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा की थी, जहां उसके साथ रूसी राजनीतिज्ञ काउस्ट कीटे ने लंबी वार्ता की।
कीटे ने ली को आश्वासन दिया कि रूस चीन में साम्राज्य विस्तार का इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले ही पर्याप्त भूभाग है। दोनों देशों के प्राचीन सांस्कृतिक संबंध ही उनके लिए हितकर होंगे, अतः वो रूस को अपना मित्र समझकर उस पर सरलता से विश्वास कर सकता है। वास्तव में रूस 1891 में ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में व्यस्त था। वो इसे व्लादिवोस्ताक के बंदरगाह तक बनाने का इच्छुक था। यह रेलवे लाइन रूसी प्रदेशों से होकर व्लादिवोस्ताक तक जा सकती थी, किंतु इससे उसे 350 मील अतिरिक्त मार्ग बनाना पड़ता, क्योंकि रास्ता चक्करदार था। अतः वो चीन की स्वीकृति से इस रेलवे लाइन के मध्य मंचूरिया से निकलने का इच्छुक था। इस प्रकार ये रेलवे लाइन 1000 मील तक चीन के प्रदेश से गुजरती थी। रूस ने यह भी आश्वासन दिया कि वो रेलवे लाइन के निर्माण के बाद चीन की विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सहायता अधिक तेजी से और प्रभावपूर्ण तरीके से करेगा। रूसी राजनीतिज्ञों ने अपने सबल तर्कों से ली को प्रभावित कर लिया और ये समझने लगा कि रूस ही एकमात्र उनका सच्चा मित्र है। रूसी चीनी संधि। चीन अपनी दुर्बल स्थिति के कारण किसी भी देश से मित्रता का इच्छुक था। रूस द्वारा आश्वासन दिए जाने पर चीन ने 3 जून 1896 ईस्वी को उसके साथ लीलोवोनोव की गुप्त संधि कर ली, जिसकी धाराएं इस प्रकार से थी। नंबर 1, जापान द्वारा पूर्वी एशिया पर आक्रमण करने पर दोनों देश एक दूसरे की सहायता व सहयोग करेंगे। नंबर 2, युद्ध के दौरान रूस चीन के बंदरगाहों का उपयोग बिना किसी रोक टोक के कर सकेगा और आवश्यकता अनुसार उसे अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। पृष्ठ 172। नंबर 3, चीन की सुरक्षा के उद्देश्य से रूस को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन का निर्माण मंचूरिया होकर करे। निर्माण कार्य के संचालन का दायित्व रूसी चीनी संयुक्त बैंक को सौंपा गया। नंबर 4, युद्ध और शांति दोनों अवसरों पर रूस अपनी सेना व रसद के आवागमन के लिए रेल मार्ग का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकेगा। नंबर 5, चीन को क्षतिपूर्ति के रूप में शिमोनोसेकी की संधि के अनुसार जो विशाल राशि भुगतान करनी थी, उसका एक बड़ा भाग रूस ने उसे ऋण के रूप में प्रदान किया, किंतु रूस फिर भी अपनी स्थिति से असंतुष्ट रहा। 1898 ईस्वी में उसने पोर्ट आर्थर के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे उसका प्रभुत्व संपूर्ण मंचूरिया पर छा गया। संयुक्त बैंक। इस संधि के संदर्भ में हुए एक दूसरे समझौते के अनुसार रूस चीन बैंक की स्थापना की गई। इस गैर सरकारी बैंक के संबंध में बैरन रोजन ने लिखा है, ये रूसी खजाने की छिपी हुई शाखा थी। इस बैंक की स्थापना रूस द्वारा बनाई जा रही विशाल रेलवे लाइन के मंचूरियन भाग के वित्तीय व्यय को वहन करने के लिए की गई थी। इस बैंक को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनमें चीन के साम्राज्य में कर वसूली, राजकोष का लेन देन, सिक्के ढालने, सरकारी ऋण पर ब्याज वसूल करना आदि उल्लेखनीय कार्य थे। वस्तुतः इस बैंक के माध्यम से रूस ने चीन की आर्थिक स्थिति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। रेलवे लाइन के निर्माण व सुरक्षा के लिए एक कंपनी का गठन किया गया था। उसके द्वारा नियुक्त पुलिस पदाधिकारी रेलवे तथा संबद्ध भूमि की देखरेख करते थे। 80 वर्ष तक कंपनी के निर्देशन के बाद रेलवे पर स्वतः चीन का अधिकार स्थापित हो जाएगा। विनैक ने लिखा है, संयुक्त बैंक का रेलवे लाइन के द्वारा रूस के उत्तरी ध्रुव मंचूरिया पर अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। रेलवे लाइन के दोनों ओर आबादी में वृद्धि होने से रूस के व्यापार और उद्योग धंधों को उन्नति का अवसर प्रदान हुआ तथा रूसी व्यापारियों द्वारा चीन के उद्योगों में धन लगाने के कारण चीन की आर्थिक व्यवस्था पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। रूस का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रभाव मंचूरिया शासकों के लिए घातक सिद्ध हुआ। रूस को जो सुविधाएं मंचू शासकों ने अपनी स्वेच्छा से प्रदान की थी, उन्हीं के कारण चीनी साम्राज्य पर पतन का संकट गहराने लगा। अनियंत्रित रूसी सेनाएं स्वेच्छानुसार चीन में भ्रमण करने लगी, जिससे रूस के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। जर्मनी की शक्ति का विस्तार। जर्मनी ने भी लियोतुंग के प्रदेश को चीन से वापस दिलाने और शिमोनोसेकी संधि में संशोधन के लिए चीन को सहयोग प्रदान किया था, क्योंकि वो भी चीन के सहयोग और सद्भाव से वहां सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था। 1897 ईस्वी में जर्मनी ने ये घोषित किया कि वो चीन में एक ऐसे स्थान को प्राप्त करना चाहता है जहां वो अपने जहाजों को खड़ा कर सके, उनकी मरम्मत की व्यवस्था कर सके और रसद आदि का प्रबंध कर सके। इसी समय चीन में 2 जर्मन पादरियों की हत्या कर देने से जापान को अपनी इच्छापूर्ति के लिए सुअवसर प्राप्त हो गया। अतः उसने तुरंत
निम्न शर्तें चीन के सम्मुख प्रस्तुत की। नंबर 1, चीन के उत्तरी भाग में स्थित तिसिंग ताओ के बंदरगाह को चीन 99 साल के पट्टे पर जर्मनी को सौंप दे और कियाओ चाओ की खाड़ी पर जर्मन प्रभुत्व को मान्यता प्रदान करे। नंबर 2, जर्मनी को शांटुंग के प्रदेश में रेलवे लाइन बनाने का अधिकार दिया जाए तथा इस प्रदेश की खानों के विकास का अधिकार भी केवल जर्मनी को प्रदान किया जाए। पृष्ठ 173। नंबर 3, जर्मनी के पादरियों की हत्या के लिए चीन क्षतिपूर्ति करे तथा तिसिंग ताओ के बंदरगाह को प्राप्त करने के लिए जर्मनी को जो व्यय जल सेना पर करना है उसकी भी क्षतिपूर्ति चीन की सरकार द्वारा की जाए। चीन की राजनीतिक स्थिति अत्यंत दुर्बल थी और वो जर्मनी की मांगों को अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। अतः 6 मार्च 1898 ईस्वी को चीन और जर्मनी के बीच एक नई संधि पर हस्ताक्षर हो गए, जिसकी शर्तों के अनुसार कियाओ चाओ की खाड़ी, तिसिंग ताओ का बंदरगाह तथा उसके आसपास का प्रदेश जर्मनी को 99 वर्ष के पट्टे पर प्राप्त हुआ। नाम मात्र के लिए इन प्रदेशों पर चीन के सम्राट का शासन रहा, किंतु इन प्रदेशों की वास्तविक सत्ता रूस के अधीन रही। जर्मनी को शांटुंग प्रदेश में रेलवे लाइन के निर्माण एवं खानों की खुदाई के संबंध में भी अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार 1898 ईस्वी में जर्मनी का चीन में प्रभाव काफी बढ़ गया। ब्रिटेन की शक्ति का विस्तार। चीनी तरबूजे के बंटवारे के समय ब्रिटेन में भी हलचल हुई। मुख्य रूप से चीन के द्वार उसी ने खोले थे और 1895 ईस्वी में उसका चीन पर सर्वाधिक प्रभाव था, किंतु बाद में जब अन्य देशों ने भी चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयास करने प्रारंभ किए, तब ब्रिटेन भी शांत नहीं रह सका। उसने चीन से मांग की, नंबर 1, वी हाई वी का प्रदेश उसे पट्टे पर दिया जाए। नंबर 2, चीन ये घोषित करे कि यांगत्से नदी के आसपास के प्रदेश पर किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, चीन में आयात निर्यात कर निर्धारण की संस्था चाइनीज मेरीटाइम कस्टम सर्विस का अध्यक्ष सदैव कोई अंग्रेज ही बनाया जाए। नंबर 4, हांगकांग पर अंग्रेजों का अधिकार है, अतः उसके आसपास के क्षेत्र को भी ब्रिटेन को ये पट्टे पर दिया जाए। चीन सरकार किसी भी देश की मांगों को ठुकराने की स्थिति में नहीं थी, अतः उसने ब्रिटेन की इन मांगों को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण चीन में ब्रिटेन का प्रभुत्व पर्याप्त बढ़ गया। फ्रांस की शक्ति का विस्तार। फ्रांस ने भी चीन की सरकार के सम्मुख निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने की मांग रखी। नंबर 1, चीन की सरकार हैनान द्वीप किसी को नहीं देगी। नंबर 2, यूनान, क्वांग्स्की और क्वांगतुंग के क्षेत्र में खान खोदने और आर्थिक साधनों के विकास का अधिकार भी वो केवल फ्रांस को ही प्रदान करेगा। नंबर 3, फ्रांस अपने रेलवे लाइन अनाम के साथ साथ दक्षिणी चीन में भी विस्तृत करने का अधिकारी है। नंबर 4, क्वांगतुंग और उसके आसपास का क्षेत्र 99 साल के पट्टे पर फ्रांस को दे दिया गया। इस प्रकार फ्रांस ने दक्षिणी चीन के प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया और रेलवे लाइन के निर्माण, पट्टा और भूभाग के हस्तांतरण का सहारा लिया। पृष्ठ 174। जापान की शक्ति का विस्तार। जापान ने भी पश्चिमी देशों की देखा देखी चीन में अपनी शक्ति विस्तार का प्रयास किया। चीन की सरकार ने उससे ये वचन प्राप्त किया कि वो फॉर्मोसा के निकट स्थित फ्यूकियन प्रदेश पर आर्थिक विकास का अधिकार जापान के अतिरिक्त किसी अन्य देश को प्रदान नहीं करेगा। इटली की शक्ति का विस्तार। चीन की लूट खसोट से प्रोत्साहित होकर इटली ने भी चीन से समुद्री अड्डा प्राप्त करने की मांग की, किंतु इटली का ये दावा खोखला था। उसके किसी पादरी या धर्म प्रचारक की हत्या चीन में नहीं हुई थी, इसलिए चीन ने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। अतः इटली को चीन में अपनी शक्ति को विकसित करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। सुविधाओं का स्वरूप। जो सुविधाएं पश्चिम के देश और जापान ने चीन से प्राप्त की थी, उनके कारण चीन में उनका एक विशिष्ट प्रकार का प्रभाव क्षेत्र स्थापित होता जा रहा था। बाह्य देश केवल आर्थिक हितों की पूर्ति में संलग्न थे, जबकि चीन का राजनीतिक प्रभुत्व इन क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बना रहा। किंतु मंचू शासक अपनी दुर्बलताओं के कारण उन राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग भी पश्चिमी देशों के विरुद्ध नहीं कर सके, जिनका उन्हें अधिकार था। जो प्रदेश किसी ने भी 99 वर्ष की लंबी अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त कर लिए थे, हाँ, चीन के प्रभुत्व का अंत और विदेशी शक्ति का सबल होना स्वाभाविक था। अतः चीन में आर्थिक साम्राज्यवाद के नए स्वरूप का उदय हो रहा था। 1842 से 1860 ईस्वी तक
चीन के कई बंदरगाहों पर विदेशियों का अधिकार हो गया, क्योंकि इस अवधि में चीन ने उनसे विभिन्न संधियां की थी। विदेशी देश एक ओर चीन में अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त करने में संलग्न थे और दूसरी ओर आपसी प्रतिद्वंद्विता में संलग्न थे। इस प्रकार चीन विभिन्न देशों की साम्राज्यवादी नीति का केंद्र बनता जा रहा था। ब्रिटेन यद्यपि चीन की अखंडता का समर्थक था और अनिच्छा से चीन की लूट में सम्मिलित हुआ था, किंतु आर्थिक रूप से चीन पर प्रभाव स्थापित करने में वो किसी राष्ट्र से पीछे नहीं था। रूस का चीनी साम्राज्य का रक्षक होने का दावा भी उतना ही खोखला था जितना कि ब्रिटेन की ये धारणा कि वो चीन की अखंडता का पक्षपाती है। धीरे धीरे विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व चीन में बढ़ता गया और चीन का साम्राज्य उत्तरोत्तर कम होता गया। यूरोप की सभी महान शक्तियों ने चीन के साथ विश्वासघात किया और सुविधाओं की आड़ में चीन का मनमाने ढंग से शोषण किया। चीन इससे मुक्ति को लालायित था, किंतु उसके पास न कोई नेता था, न कोई लक्ष्य था और न ही शोषण का विरोध करने की सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी। इसलिए विदेशी राज्यों का प्रभाव निरंतर बढ़ता गया। चीन और अमेरिका की उन्मुक्त द्वार नीति। चीन ने यूरोपीय राज्यों की छीना झपटी में अमेरिका को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पश्चिम के राज्यों में एकमात्र अमेरिका ही ऐसा देश था जिसके चीन से कुछ मधुर संबंध थे। उसने चीन के साथ संघर्ष नहीं किया, अपितु उसके व्यापार के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। फिर भी अफीम युद्ध में चीन की पराजय के बाद अन्य देशों की तरह अमेरिका को भी लाभ प्राप्त हुआ था। अमेरिका ने ही जापान के द्वार पश्चिम के लिए खोले थे। सुदूर पूर्व में गृह युद्ध के बाद अमेरिका की रुचि कम हो गई थी। चीनी तरबूजे के बंटवारे के समय अमेरिका स्पेन से युद्धरत था और विजयोपरांत उसने फिलीपाइंस पर अधिकार स्थापित कर लिया था, जिससे पूर्वी एशिया की राजनीति में उसकी रुचि बढ़ गई थी। पृष्ठ 175। 1898 ईस्वी के बाद अमेरिका के उद्योगों के अत्यधिक विकसित होने के कारण उसे भी नए बाजारों की आवश्यकता थी। अतः वो चीन की लूट को चुपचाप देखते रहना नहीं चाहता था। जब रूस ने मंचूरिया पर, फ्रांस ने क्वासंगी पर, ब्रिटेन ने यांगत्से घाटी पर और जापान ने फुकियेन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तब अमेरिका को उसके द्रोहपूर्ण व्यवहार के कारण अपना व्यापारिक भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। किंतु उसने अपने रक्षा के लिए उन्मुक्त द्वार नीति का अवलंबन किया। उन्मुक्त द्वार नीति। 1898 ईस्वी में जॉन हेज संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव के पद पर नियुक्त हुआ। उसने अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए एक नवीन नीति का प्रतिपादन किया जो उन्मुक्त द्वार नीति के नाम से जानी जाती है। 6 सितंबर 1899 ईस्वी को अमेरिका ने जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, इटली व जापान को एक ज्ञापन भेजा और उसमें उल्लेख किया कि चीन से व्यापार के संबंध में उन्मुक्त द्वार नीति का पालन किया जाए और सभी देशों को चीन से व्यापार करने की सुविधाएं दी जाएं। किसी भी देश को दूसरे देश की तुलना में विशेषाधिकार प्रदान न किए जाएं। पट्टे पर लिए हुए अथवा प्रभावाधीन प्रदेशों में जो सीमा शुल्क की दरें पहले से निश्चित हैं, उनका पालन किया जाए। चुंगी कर की दरें सब देशों के लिए समान हो और उसकी वसूली का अधिकार केवल चीन को दिया जाए। किसी राज्य के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत बंदरगाहों में जब अन्य देशों के जहाज आए तो उनसे बंदरगाह का खर्च अपनी अपेक्षा अधिक न लिया जाए। वस्तुतः अमेरिका की उन्मुक्त द्वार नीति व्यावसायिक स्वार्थ की भावना पर आधारित थी। वो चीन की क्षेत्रीय अखंडता तथा सार्वभौमिकता में रुचि न रखकर केवल सुविधाओं और विशेषाधिकारों को कायम रखना चाहता था। अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपनी नीति के द्वारा चीन की लूट खसोट का समर्थन किया था। ब्रिटेन वास्तव में उन्मुक्त व्यापार की नीति का पालन करने का इच्छुक था, क्योंकि उसका व्यापार सर्वाधिक फैला हुआ था और उसे अमेरिका की नीति हितपूर्ण प्रतीत होती थी। इसलिए उसने अमेरिका की उन्मुक्त द्वार नीति को स्वीकार कर लिया और घोषित किया। वो इस नीति को इस शर्त पर सहर्ष स्वीकार करता है कि यदि अन्य देश ऐसा करने का आश्वासन दें। जर्मनी की सरकार ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फ्रांस, इटली तथा जापान ने भी अमेरिका के इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान की, परंतु रूस मौन रहा। पश्चिमी देशों ने रूस की चुप्पी को स्वीकृति समझने की भूल की, परंतु रूस ने पोर्ट ऑर्थर के बंदरगाह पर रूस और चीन के अतिरिक्त अन्य देशों के जहाजों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर वहां किलेबंदी कर दी। इस प्रकार रूस के अतिरिक्त अन्य सभी पश्चिमी देशों ने अमेरिका की नीति का अनुमोदन किया। अमेरिका की उन्मुक्त द्वार की नीति के कारण चीन के विभाजन की दिशा में जो लूट खसोट प्रारंभ हुई थी वो कुछ समय के लिए रुक गई, किंतु इससे अमेरिका की कृपा का प्रतिफल नहीं कहा जा सकता।
अपितु ये यूरोप के देशों की परस्पर खींचातानी थी, जिसके कारण विघटन रुका रहा। कुछ स्वतंत्रता प्रेमी और मुक्ति आंदोलनों के समर्थकों में ये भ्रांति अवश्य हुई कि अमेरिका उपनिवेशवादी नहीं है और उसने चीन को विखंडित होने से बचा लिया है, जो मात्र उनकी गलतफहमी थी। पश्चिम के राष्ट्रों ने समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया और निजी स्वार्थों में इस प्रकार डूबे रहे कि उनमें परस्पर द्वेष बढ़ने लगा, जिसके कारण कालांतर में चीन ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक समझा और पश्चिमी देशों की प्रणाली को अपनाकर अपनी सेना के पुनर्गठन, आधुनिक युद्ध काल के ज्ञान और तकनीकी विकास की ओर ध्यान दिया। पृष्ठ 176। ब्रिटेन की शक्ति का विस्तार। चीनी तरबूजे के बंटवारे के समय ब्रिटेन में भी हलचल हुई। मुख्य रूप से चीन के द्वार उसी ने खोले थे और 1895 ईस्वी में उसका चीन पर सर्वाधिक प्रभाव था, किंतु बाद में जब अन्य देशों ने भी चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयास करने प्रारंभ किए, तब ब्रिटेन भी शांत नहीं रह सका। उसने चीन से मांग की, नंबर 1, वी का प्रदेश उसे पट्टे पर दिया जाए। नंबर 2, चीन ये घोषित करे कि यांगत्से नदी के आसपास के प्रदेश पर किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, चीन में आयात निर्यात कर निर्धारण की संस्था चाइनीज मेरीटाइम कस्टम सर्विस का अध्यक्ष सदैव कोई अंग्रेज ही बनाया जाए। नंबर 4, हांगकांग पर अंग्रेजों का अधिकार है, अतः उसके आसपास के क्षेत्र को भी ब्रिटेन को ये पट्टे पर दिया जाए। चीन सरकार किसी भी देश की मांगों को ठुकराने की स्थिति में नहीं थी, अतः उसने ब्रिटेन की इन मांगों को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण चीन में ब्रिटेन का प्रभुत्व पर्याप्त बढ़ गया। मंचूरिया की भौगोलिक स्थिति। चीन के मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित प्रदेश मंचूरिया के नाम से जाना जाता है। चीन की विशाल दीवार इस मध्य देश को अलग करती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,65,000 वर्ग मील है। मूलतः ये चीनी साम्राज्य का ही एक अंग था। मंच शासक इसी प्रदेश के निवासी थे, इसलिए उन्हें इस प्रदेश से विशेष रुचि थी। मंचूरिया में सोयाबीन की विस्तृत खेती की जाती थी और गेहूं तथा अन्य अनाज भी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता था। कोयला, लोहा और सोने की खानों के कारण इस प्रदेश का विशेष महत्व था। इस प्रदेश का आर्थिक महत्व के कारण यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों की दृष्टि मंचूरिया पर लगी हुई थी और वे उचित अवसर की प्रतीक्षा में थे। मंचूरिया के प्रति रूस की नीति। बॉक्सर विद्रोह के परिणाम स्वरूप मंचूरिया में विदेशियों के प्रति विरोध की भावना अत्यंत सुदृढ़ हो गई थी। देश प्रेमी विद्रोहियों ने अपनी गतिविधियों के द्वारा मंचूरिया की आंतरिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। उन्होंने रूस द्वारा बनाई गई रेलवे लाइन को नष्ट करके रूसी अभियंताओं और व्यापारी वर्ग को हानि पहुंचाई। फलतः रूस ने अपनी रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए मंचूरिया में अपनी सेनाएं नियुक्त कर दी और अन्य देशों को आश्वासन दिया कि उसने केवल संकट काल के लिए अपनी सेना को वहां भेजा है, परंतु धीरे धीरे उसने मंचूरिया के सामरिक महत्व के स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया और एक स्थिति ये आ गई कि चीन के स्थान पर रूसी सेना ने मंचूरिया पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अन्य देश रूस की इस प्रसारवादी नीति से अत्यंत क्षुब्ध हुए और उन्होंने रूस से स्पष्टीकरण चाहा। रूस ने पुनः ये आश्वासन दिया कि बॉक्सर विद्रोह की समाप्ति के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब चीन व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होगा, तब वो मंचूरिया से अपनी सेनाएं हटा लेगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और स्थानीय पदाधिकारियों से गुप्त समझौता करने का प्रयास किया। परंतु इससे पूर्व कि रूस समझौते के अपने प्रयास में सफल हो जाता, इसका भांडाफोड़ हो गया और रूस को एक बार पुनः ये विश्वास दिलाना पड़ा कि वो मंचूरिया पर अधिकार स्थापित करने का इच्छुक नहीं है, जबकि वस्तु स्थिति ये थी कि मंचूरिया के साथ साथ वो चितली प्रांत को भी हड़प जाने का इच्छुक था। अतः उसने सेना हटाने से पूर्व रूसी लोगों के जीवन व संपत्ति की गारंटी चीन से प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु उसने सेना को हटाया नहीं। पृष्ठ 177। मंचू सम्राट अपनी दुर्बलता के कारण केवल प्रार्थना कर सकते थे और इंग्लैंड, जर्मनी और जापान भी रूस को सेना हटाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। रूस की धारणा थी कि चीन और रूस के मामले में अन्य किसी देश को टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है, अतः वो कोई न कोई शर्त लगाते हुए मंचूरिया में डटा रहा। दूसरी ओर चीन को आशा थी कि विदेशी सहायता उसे प्राप्त हो जाएगी, इसलिए उसने सदैव ही रूस की शर्तों को ठुकरा दिया। आंग्ल जापानी समझौता। रूस के राजनीतिज्ञों ने जापान की साम्राज्यवादी और प्रसारवादी नीति की ओर ध्यान न देकर बहुत बड़ी भूल की। जापान भी मंचूरिया में अपने आर्थिक हितों के कारण रुचि रखता था। वो कोरिया और मंचूरिया में रूस के प्रसार को अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक समझता था।
अतः वो प्रत्येक दशा में मंचूरिया में युद्ध के प्रसार को रोकना चाहता था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु उसने 1902 ईस्वी में ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर लिया, जो आंग्ल जापानी समझौते के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन बाल्कन द्वीप में रूसी प्रभाव को अपने भारत स्थित साम्राज्य के लिए हानिकारक समझता था और चीन पर उसका प्रभुत्व भी इंग्लैंड के आर्थिक हितों के प्रतिकूल था। अतः दोनों ने अपने हितों को दृष्टि में रखते हुए समान शत्रु रूस के खिलाफ ये महत्वपूर्ण कदम उठाया ताकि रूस की साम्राज्यवादी और प्रसारवादी नीति पर अंकुश लगाने में वो सफलता प्राप्त कर सके। कोरिया की समस्या। मंचूरिया व कोरिया दोनों प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व के लिए रूस प्रयत्नशील था। जापान भी इन प्रदेशों के सामरिक महत्व के कारण यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने का इच्छुक था, जिसके कारण रूस और जापान के मध्य संघर्ष अनिवार्य था। चीन और जापान के मध्य लड़े गए 1894-95 ईस्वी के युद्ध के समय जापान ने कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। जापान के पूंजीपतियों ने कोरिया के उद्योगों में धन लगाकर पर्याप्त लाभ अर्जित करना प्रारंभ कर दिया था। चीन जापान की युद्ध समाप्ति पर यद्यपि कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई थी, परंतु जापान का आर्थिक प्रभुत्व कोरिया में पहले की तरह छाया रहा। समय समय पर जापान के निवासी कोरिया के आंतरिक मामलों में रुचि लेकर हस्तक्षेप करते थे, जो कोरिया की जनता और महारानी को रुचिकर प्रतीत नहीं होता था। जापान में विरोधी दल के कुछ लोगों ने एक रात्रि राजमहल पर आक्रमण करके महारानी की हत्या कर दी। कोरिया के महाराज ने अपनी प्राण रक्षा के लिए रूसी दूतावास में आश्रय लिया। रूसी सेना की सियोल में उपस्थिति कोरिया के महाराजा के लिए हितकर सिद्ध हुई और उसके प्राण बच गए। विरोधी जापानियों को ये सहन नहीं हुआ। अब रूस और जापान के संबंध कोरिया के कारण दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण रहने लगे। फिर भी 1896 ईस्वी में कोरिया के प्रश्न पर रूस और जापान के मध्य एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार नंबर 1, जापान और रूस दोनों ने कोरिया से अपनी अपनी सेनाएं वापस बुलाने का निर्णय किया और वहां शांति व्यवस्था का दायित्व स्वयं कोरिया सरकार पर छोड़ दिया। नंबर 2, रूस और जापान दोनों ने कोरिया के आर्थिक उत्कर्ष के लिए सम्मिलित प्रयास करने का निश्चय किया। इस हेतु यदि कोरिया को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी तो दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से उसकी मदद करने पर सहमति हुई। पृष्ठ 178। इस प्रकार इस समझौते के द्वारा रूस और जापान की स्थिति कोरिया में एक समान हो गई, परंतु दोनों देशों ने ईमानदारी से इस समझौते का पालन नहीं किया, क्योंकि आंतरिक रूप से दोनों ही देश कोरिया पर अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के इच्छुक थे। रूस ने शीघ्रता से लियोतुंग प्रायद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके पोर्ट आर्थर और उसके आसपास के क्षेत्र को पट्टे पर प्राप्त कर लिया। इससे कोरिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना रूस के लिए अत्यंत सुलभ हो गया। पुनः 1903 ईस्वी में पिट्सबर्ग में स्थित जापान के राजदूत ने रूस के सम्मुख निम्नलिखित प्रस्ताव रखे ताकि युद्ध की स्थिति को टाला जा सके। नंबर 1, रूस और जापान दोनों चीन व कोरिया के प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करें। नंबर 2, रूस कोरिया को जापानी प्रभुत्व का क्षेत्र स्वीकार करे और कोरिया में जापान के आर्थिक हितों के विकास में बाधक न बने। नंबर 3, जापान मंचूरिया पर रूस का प्रभाव क्षेत्र माने और उसे वहां आर्थिक विकास के लिए सभी अवसर प्रदान करे। जापानी राजदूत के इन प्रस्तावों को रूस ने मान्यता प्रदान नहीं की, क्योंकि रूस की सरकार की इच्छा थी कि नंबर 1, कोरिया की स्वतंत्रता को दोनों रूस व जापान मान्यता दें। नंबर 2, कोरिया में जापान के प्रभुत्व को मान्यता दी जाए और जापान के आर्थिक विकास में रूस बाधक न बने। नंबर 3, कोई भी देश कोरिया में किलेबंदी नहीं करे और कोरिया के समुद्र तट का उपयोग युद्ध के लिए नहीं किया जाए। नंबर 4, मंचूरिया में रूस का प्रभाव स्वीकार किया जाए। दोनों के प्रस्तावों में अंतर केवल ये था कि रूस जापान को कोरिया में आर्थिक प्रभुत्व तो देने के पक्ष में था, किंतु उसे वहां राजनीतिक व सैनिक प्रभुत्व स्थापित करने देना नहीं चाहता था, जबकि वो जापान को मंचूरिया में अपने आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रभुत्वों को मनवाना चाहता था, जबकि जापान दोनों देशों में रूस व जापान को समान अधिकार दिए जाने के पक्ष में था। आंग्ल जापान संधि। 1894-95 ईस्वी के चीन जापान युद्ध के बाद से ही जापान निरंतर यूरोप की राजनीति का अत्यंत बारीकी से अध्ययन कर रहा था। रूस और जापान के परस्पर विरोधी हितों व दृष्टिकोण के कारण दोनों के मध्य किसी समझौते की संभावना अत्यंत क्षीण थी। इसलिए जापान के राजनीतिज्ञों की ये मान्यता थी कि युद्ध में रूस सामना करने के लिए ब्रिटेन से संधि करना आवश्यक है, क्योंकि उसका चीन में विशेष प्रभुत्व था। दूसरे साम्राज्यवादी
और प्रसारवादी दृष्टिकोण से रूस व ब्रिटेन परस्पर प्रतिद्वंदी थे। रूस के बाल्कन प्रायद्वीप में विस्तार को ब्रिटेन अपने लिए खतरा मानता था। इससे उसके पूर्व स्थित साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो सकता था। मध्य एशिया और तुर्किस्तान पर रूस का प्रभुत्व स्थापित हो गया था और ईरान में भी वो अपने प्रभुत्व को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील था। चीन में अपने आर्थिक हितों के लिए भी रूस का विस्तार ब्रिटेन को निरंतर परेशान कर रहा था। अतः परस्पर स्वार्थों को दृष्टिगत रखते हुए 1902 ईस्वी में जापान और ब्रिटेन ने परस्पर एक संधि कर ली। अनेक इतिहासकारों की मान्यता है कि इस संधि के कारण ही रूस और जापान के मध्य युद्ध संभव हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के रूप में रूस को एक शक्तिशाली मित्र प्राप्त हो गया था, जिसके कारण उसकी शक्ति और उत्साह में अत्यंत वृद्धि हुई। पृष्ठ 179। रूस जापान युद्ध। कोरिया और मंचूरिया के प्रश्न पर पर्याप्त विचार विमर्श और समझौता वार्ता के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया और 1904 ईस्वी तक आते आते ये गतिरोध इतना भयंकर हो गया कि युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग शेष नहीं बचा। जापान के विरुद्ध रूस द्वारा युद्ध की घोषणा के तुरंत बाद जापान ने पोर्ट आर्थर के बंदरगाह पर आक्रमण किया और रूसी सैनिक पोर्ट आर्थर की रक्षा नहीं कर सके। विजयी जापान की सेना ने लियो तुंग की ओर प्रस्थान किया। यह युद्ध मुख्यतः चीन की भूमि पर लड़ा गया, परंतु चीनी सरकार अपनी दुर्बलताओं के कारण इस पर अंकुश नहीं लगा सकी और संघर्ष अपने पूर्ण वेग से चलता रहा। जापान को निरंतर विजय प्राप्त होती रही। प्रारंभ में रूस ने जापान द्वारा प्रस्तुत संधि की शर्तों को नहीं माना, परंतु अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के हस्तक्षेप और सद प्रयासों के कारण विजयी जापानी बौने और पराजित रूसी दैत्य के मध्य पोर्ट माउथ की संधि हुई, जिससे इस युद्ध का अंत हो गया। पोर्ट माउथ की संधि की शर्तें। नंबर 1, कोरिया की स्वतंत्रता को रूस और जापान दोनों ने स्वीकार कर लिया, परंतु रूस को वहां जापान के हितों की प्रधानता को स्वीकार करना पड़ा। नंबर 2, दोनों देशों को मंचूरिया से अपनी अपनी सेनाएं हटानी पड़ी। नंबर 3, जापान को रूस से लियो तुंग प्रायद्वीप व आर्थर पोर्ट का पट्टा तथा सखालिन का दक्षिण भाग प्राप्त हुआ। नंबर 4, साइबेरिया के समुद्री किनारे पर मछली पकड़ने के कार्य को विकसित करने का अधिकार भी जापान को प्राप्त हुआ। युद्ध के प्रभाव। नंबर 1, चीन, रूस और जापान का 1904-1905 ईस्वी का युद्ध विश्व इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक था। इसके कारण जापान का उदय विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। 1902 ईस्वी में इंग्लैंड ने जापान के साथ संधि करके उसकी मान्यता को पहले ही मान्यता प्रदान कर दी थी और इस युद्ध के बाद संसार में उसकी गणना महान शक्तियों के मध्य की जाने लगी। नंबर 2, जापान के विजय के बाद एशिया के देशों के लिए वो एक आदर्श बन गया था। नंबर 3, विशालकाय रूस की पराजय ने उसकी सैनिक शक्ति के खोखलेपन को प्रकट कर दिया। इस घटना ने रूस के सुदूर पूर्व में विस्तार को प्रतिबंधित कर दिया। इतिहासकार बेंस ने लिखा है, स्पष्टतः जापान ने रूस के सुदूर पूर्व में बढ़ते हुए प्रभाव पर अंकुश लगा दिया है। हेजेन की भी मान्यता है कि इस विजय के फलस्वरूप जापान पूर्व में सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। नंबर 4, रूस की पराजय और उसके राष्ट्रीय अपमान ने भावी राजनीतिक क्रांति का मार्ग उन्मुक्त किया। नंबर 5, रूस और जापान के मध्य युद्ध की घटना ने चीनी दायित्व को झकझोर दिया और उसमें तीव्र गति से राष्ट्र चेतना का संचार हुआ। पृष्ठ 180। चीन में विदेशी शक्तियों का आर्थिक साम्राज्यवाद। चीन की विजय की नवीन पद्धति। इससे पूर्व भी विदेशी आक्रांताओं ने कई बार चीन पर आधिपत्य स्थापित करने के कई प्रयास किए थे, परंतु उन विजेताओं ने चीन में प्रवेश करके उसकी सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया था। इसका मूल कारण चीन सभ्यता की उत्कृष्टता था, जिसके कारण युद्ध में पराजित होने के बाद भी सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से चीन ने विजेताओं को घुटने टेकने के लिए बाध्य किया था। परंतु उन पश्चिमी देशों ने 19वीं शताब्दी में चीन में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। वे सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और व्यवसायिक दृष्टि से वर्तमान चीन से बहुत आगे थे। इसलिए चीनी उन्हें अपनी सभ्यता के रंग में रंग कर अपने में आत्मसात नहीं कर सके। वस्तुतः उन्होंने चीन की विजय करने के लिए नवीन पद्धति को अपनाया। अपनी साम्राज्य विस्तार की लिप्सा की तुष्टि के लिए विदेशियों ने सिकंदर महान, चंगेज खान और समुद्रगुप्त की नीति का अनुसरण करके विशाल सेना के माध्यम से
चीन पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता को अनुभव किया और न ही उन्होंने मंचू सम्राट को अपदस्थ करके उसकी गद्दी को हस्तगत करने का कोई प्रयास किया। चीनी शासक यथावत अपने सिंहासन पर विराजमान रहे और चीन की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन भी चीन की ही नौकरशाही के द्वारा किया जाता रहा। फिर भी विदेशियों का चीन पर प्रभुत्व अत्यंत सुदृढ़ था। आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना के माध्यम से चीन पर विदेशियों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने का यत्न किया। इस कार्य के लिए न तो चीन में किसी संगठित सेना की आवश्यकता थी और न ही शक्ति प्रदर्शन अनिवार्य था। चीन की सरकार पर अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करके विदेशियों ने उस पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसकी स्थिति भारत अथवा बर्मा की तुलना में अधिक स्वतंत्र कदाचित नहीं रह गई थी। आर्थिक साम्राज्यवाद का स्वरूप। विदेशी राज्यों के आर्थिक साम्राज्यवाद में निम्न प्रकार से चीन पर अपना अंकुश लगा रखा था और चीन इच्छा होते हुए भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहा था। नंबर 1, बक्सर विद्रोह के परिणाम स्वरूप चीन को विशाल धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करनी थी, जिसके कारण चीन के आयात निर्यात कर व टत कर को जमानत के रूप में विदेशियों ने अपने पास रख लिया था। वे ही इसके कर की वसूली करते थे और क्षतिपूर्ति की राशि में घटाया करते थे। चीन की सरकार को इस कर का कोई भाग प्राप्त नहीं होता था। नंबर 2, चीनी सरकार ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई राज्यों से ऋण लिए थे और उनके भुगतान के लिए उसने अन्य करों को जमानत स्वरूप बंधक रख दिया था, जिससे कर वसूल न पाने के कारण चीन की सरकार की आय नगण्य रह गई थी। नंबर 3, चीन में रेलवे लाइन के निर्माण का दायित्व विदेशी पूंजी से चल रही कंपनियों के सुपुर्द था और सीमांत क्षेत्रों पर भी विदेशियों का ही प्रभुत्व था, जिसके कारण चीन उनके प्रभुत्व से मुक्त होने में असमर्थ था। नंबर 4, चीन में कई प्रकार के उद्योगों पर विदेशियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण वे चीन में मनमानी करने के लिए स्वतंत्र थे। नंबर 5, चीन के अनेक बंदरगाहों पर भी विदेशियों का प्रभुत्व था। इनमें फंसने वाले विदेशी चीनी कानून और अदालतों के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त थे। कर निर्धारण का अधिकार भी चीन की सरकार को न होकर विदेशियों को था। पृष्ठ 181। अतः स्पष्ट है कि चीन राजनीतिक दृष्टि से भले ही एक स्वतंत्र देश था, परंतु वहां पर विदेशियों का आर्थिक प्रभुत्व इस सीमा तक कड़ा था कि चीन की सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध सांस तक लेने की स्थिति में नहीं थी। दुर्बल मंचू सम्राट चीन के इस शिकंजे से अपने देश को मुक्त कराने की स्थिति में नहीं थे। आर्थिक साम्राज्यवाद के कारण। विदेशी राज्य निम्नलिखित कारणों से चीन में अपना आर्थिक साम्राज्यवाद स्थापित करने में सफल रहे। बैंक पद्धति का अविकसित होना। चीन की सरकार के पास धन का अभाव था। वहां की जनता समृद्ध और धन संपन्न थी, परंतु वहां की बैंक पद्धति विकसित नहीं थी और ऐसी संस्थाओं का अभाव था जहां लोग निश्चित होकर अपना धन संचय कर सके और इस धन का उपयोग चीन के औद्योगिक विकास में किया जा सके। ज्वाइंट स्टॉक पद्धति से अवगत न होने के कारण वे अपने धन को लाभकारी योजनाओं में व्यय नहीं कर सके और विदेशियों ने उसके विकास हेतु रुपया लगाकर वहां अपना आर्थिक साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया। क्षतिपूर्ति हेतु विदेशी ऋण। चीन जापान युद्ध और बक्सर विद्रोह के कारण चीन को क्षतिपूर्ति के रूप में जो विपुल राशि अदा करनी थी, उसके 2 उपाय हो सकते थे। नंबर 1, चीन की सरकार अपनी जनता से ऋण ले और नंबर 2, कर में वृद्धि करे। बैंकों के अभाव में राष्ट्रीय ऋण प्राप्त करना असंभव था और कर वृद्धि में जन असंतोष का भय था। अतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीनी सरकार ने विदेशों से ऋण लिए। इस हेतु उसने अपने अनेकों करों को उनके पास बंधक भी रखा। आय के साधनों के अभाव में ऋणों की अदायगी अत्यंत कठिन थी। अतः जैसे जैसे चीनी सरकार ऋण लेती रही, वो विदेशियों के आर्थिक शिकंजे में कसती गई। भ्रष्ट नौकरशाही। चीन की नौकरशाही भ्रष्ट थी। चीनी जनता पर करों का अत्यधिक बोझ था, किंतु फिर भी राजकोष रिक्त था। करों का अधिकांश भाग विकृत नौकरशाही के जेबों में पहुंच जाने के कारण और राजकोष में धन का अभाव होने के कारण धन का अभाव बना रहा, जिससे विदेशियों का अंकुश निरंतर बना रहा। आर्थिक प्रभुत्व का विकास। चीन जापान युद्ध और बक्सर विद्रोह के बाद चीन पर विदेशी ऋण अत्यधिक बढ़ गया था। इसकी अदायगी के साधनों का चीन के पास अभाव था। अतः उसने अपनी आय के विभिन्न साधनों को विदेशियों के पास बंधक रख दिया और क्षतिपूर्ति की अदायगी का प्रयास किया। फलतः विदेशी सरकारों का आर्थिक शिकंजा उत्तरोत्तर चीन पर कसता गया। धीरे धीरे विदेशी राज्यों ने अपने आर्थिक साम्राज्यवाद की आड़ में चीन के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, किंतु अपनी दुर्बल स्थिति के कारण चीन की सरकार उनका विरोध नहीं कर सकी।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, चीन में विदेशी साम्राज्यवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न 2, चीन जापान युद्ध 1894-95 के कारणों व परिणामों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, अमेरिका की उन्मुक्त द्वार नीति का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, 1904-1905 के रूस जापान युद्ध का विवरण प्रस्तुत कीजिए। पृष्ठ 182। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, चीन जापान युद्ध के तत्कालिक कारण को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, शिमोनोसेकी की संधि का महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, पोर्ट्समाउथ की संधि की प्रमुख शर्तें बताइए। प्रश्न 4, मंचूरिया के प्रति रूस की नीति को स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 8, टिन्ससिन समझौता जनवरी 1885 के अनुसार कोरिया ने क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान जापान को किया था? नंबर 1, $30,000, नंबर 2, $20,000, नंबर 3, $50,000, नंबर 4, कुछ नहीं। सही उत्तर होगा नंबर 1 अर्थात $30,000। प्रश्न 2, किस देश की दुर्बल आंतरिक स्थिति ने चीन व जापान के मध्य युद्ध की भूमिका को तैयार किया था? नंबर 1, रूस, नंबर 2, कोरिया, नंबर 3, इटली, नंबर 4, ग्रेट ब्रिटेन। सही उत्तर है नंबर 2, कोरिया। प्रश्न 3, सन 1895 में टोंगहाक नामक संप्रदाय का गठन किस देश में हुआ था? नंबर 1, कोरिया, नंबर 2, चीन, नंबर 3, जापान, नंबर 4, इटली। सही उत्तर है नंबर 1, कोरिया। प्रश्न 4, शिमोनोसेकी संधि किन दो देशों के मध्य संपन्न हुई थी? नंबर 1, चीन रूस, नंबर 2, रूस जापान, नंबर 3, चीन जापान, नंबर 4, कोरिया जापान। सही उत्तर है नंबर 3, चीन जापान। प्रश्न 5, पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य संपन्न हुई थी? नंबर 1, रूस जापान, नंबर 2, चीन जापान, नंबर 3, चीन रूस, नंबर 4, कोरिया रूस। सही उत्तर है नंबर 1, रूस जापान। पृष्ठ 183।